व्यापार शेष और भुगतान शेष, इनमें दो अंतर को समझना है, क्योंकि ये क्लास 12th के लिए आपके इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ये 2 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जो समझना बहुत जरूरत है। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। तो इस व्यापार शेष और भुगतान शेष को जो हम सबसे पहले समझते हैं, इसके इंग्लिश को समझ लेते हैं कि व्यापार शेष का इंग्लिश होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और भुगतान का होता है, भुगतान शेष का होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिस तरह हम मान लीजिए हमारा जो अकाउंट बैलेंस होता है किसी भी बैंक का, तो उसमें भी बैलेंस होता है कि हम जो कितना हमारी आय है, या हमने कितना खर्च किया, हमारे पास कितना प्रॉफिट रखा हुआ है, हमने कितना बचत किया, ये सारी चीजें उस बैलेंस में छिपी होती है। तो लेकिन छिपी होती है, लेकिन दो तरीकों से छिपी होती है। एक छिपी होती है जो सबको दिख रहा है, और एक छिपी होती है जो किसी को नहीं दिख रहा है। जैसे कि हम किसी को बताए 10,000 रुपये मेरे पास है, वो तो सबको दिख रहा है, जैसे हमने बता दिया तो सबको दिख रहा है 10,000 रुपया। लेकिन मान लीजिए हमने हमारे पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन हमारे पास जो कर्जे भी 20,000 किसी के हैं। इसलिए जो वहां पर जो ये दो तरीके से आ गए, अगर वो 10,000 रुपये था, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये महत्व रखता है। तो इस तरह से जो अगर हम बात करें सिर्फ देखने वाली वस्तु की, 10,000 किसी को देख रहा है, तो वो हो जाएगा व्यापार शेष में। हाँ, हम उससे कोई वस्तु खरीद सकते हैं। लेकिन अगर भुगतान शेष की बात की जाए, हम खरीद सकते हैं कोई भी वस्तु, लेकिन उससे पहले हमें ये भी ध्यान देना होगा कि हमें कर्ज भी चुकाना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, हम व्यापार करें या भुगतान चुकाएं कर्ज का। तो इस तरह से जो एक देश के लिए भी जो है दो तरह के जो शेष हो जाते हैं, व्यापार शेष और भुगतान शेष। कि एक देश जो है किसी से एक साल में जितना आयात करता है किसी वस्तु का, या चाहे कितना भी वस्तु का निर्यात करता है, तो जो वस्तुएं दिखती हैं, हाँ इस देश ने जो इतना व्यापार किया इस वस्तु का, तो वो सिर्फ मात्रात्मक गणना, मतलब दृश्य वस्तुओं की मात्रात्मक गणना जो है वो आ जाती है व्यापार शेष में। लेकिन भुगतान शेष में जो दृश्य वस्तुएं भी आ जाती हैं और अदृश्य वस्तुएं भी आ जाती हैं, जो आयात की जाती हैं और निर्यात की जाती है। मान लीजिए कि भारत जो है 100 करोड़ वस्तुओं का व्यापार करता है, वो तो सबको दिख रहा है। तो इसलिए जो सिर्फ यही वर्ड कि भारत ने 100 करोड़ का व्यापार किया, तो ये जो 100 करोड़ है ये आ जाएंगे व्यापार शेष में। लेकिन अगर हम ये कि 100 करोड़ का व्यापार किया इंडिया ने, लेकिन वो कर्ज लेकर किया है, उसी देश से जो कर्ज लेकर किया है, तो ये किसी को नहीं दिख रहा, वो छिपा हुआ है। तो ये अदृश्य पूंजी में आ गए। तो ये जो अदृश्य पूंजी है, अदृश्य वस्तुएं हैं, ये अगर जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा भुगतान शेष, क्योंकि बाद में जो हमें भुगतान भी करना है, पेमेंट भी करना है। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि व्यापार शेष में दृश्य वस्तुएं आती हैं सिर्फ आयात, इसमें जो आयात और निर्यात वस्तुएं सिर्फ दृश्य वस्तुएं होती हैं। लेकिन इसमें जो एक देश के लिए एक साल में जितना आयात और निर्यात वस्तुएं होती हैं, वो दृश्य भी होती हैं और अदृश्य भी होती हैं। तो उसके बाद दूसरा जाता है, जैसे कि हमने अभी समझा कि ये संकुचित है, ये छोटे लेवल पर होता है कि हमने कितना दिया या कितना का व्यापार किया, जो सिर्फ दिख रहा है। लेकिन इसमें पूरा आ जाता है कि हमने कितना दिया, कितना लिया और कितना छिपा हुआ है। तो इसलिए इसमें पूरा चीज आता है। तो ये भुगतान शेष जो एक विस्तृत धारणा बन जाती है, और ये जो संकुचित अवधारणा बन जाती है। तो इसलिए इसी में देखिए दृश्य वस्तु में बया रही, क्योंकि इसमें जो इसी का जो प्लस करके बैठाया जाता है, कितना हानि हुआ, कितना लाभ है और हमारे पास कितना है। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि व्यापार शेष जो है भुगतान शेष का ही एक हिस्सा है। व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक हिस्सा है। और इस तरह से हम कह सकते हैं भुगतान शेष एक विस्तृत अवधारणा है और व्यापार शेष एक संकुचित अवधारणा है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, ये आर्थिक समृद्धि का सूचक नहीं है। व्यापार शेष आर्थिक समृद्धि का सूचक नहीं है। जैसे कि अभी हमने कहा कि भारत ने जो है 100 करोड़ का किसी देश के साथ व्यापार किया, तो इसमें कहीं पर ये पता नहीं चल रहा है कि देश ने आर्थिक वृद्धि की है या नहीं, या उस व्यापार से देश को आर्थिक वृद्धि की हानि हुई है, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन वहीं पर इसमें बात किया जाए, इसमें कर्ज भी जोड़ा होता है। हाँ, भारत ने 100 करोड़ का व्यापार किया, लेकिन दूसरे देश से ही कर्ज लेकर किया, तो इस तरह इसमें पता चल रहा है कि इसमें आर्थिक वृद्धि की हानि हुई। तो इस तरह से जो ये जो आर्थिक समृद्धि का सूचक है, भुगतान शेष आर्थिक समृद्धि का सूचक है, लेकिन जो व्यापार शेष आर्थिक समृद्धि का सूचक नहीं है। उसके बाद ये बदल भी सकता है, ये अनुकूल भी होता है और प्रतिकूल भी होता है। लेकिन जो भुगतान शेष जो हमेशा स्थिर रहता है, संतुलित रहता है, क्योंकि इसमें हर चीज लाभ हानि जोड़कर हम कोई भी कार्य करते हैं। मान लीजिए आपके पास कर्ज हो और आप कोई चीज जो है हमेशा सोच समझ कर कोई भी खर्च करेंगे, लेकिन आपके पास कोई कर्ज ना हो तो आप टेंशन मुक्त जितना भी खर्च कर सकते। तो इस तरह से ये हमेशा भुगतान से जो है संतुलित मात्रा में होती है। लेकिन जो व्यापार शेष जो है
हमेशा जो है ये अनुकूल भी हो सकती हैं और प्रतिकूल भी हो सकती हैं। तो इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं कि व्यापार शेष और भुगतान शेष में जो है क्या अंतर है। और इस तरह से जो हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में जो है 2 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्लास 12 इकोनॉमिक्स को इसी तरह आसानी से पढ़ने के लिए और समझने के लिए।